जब धुरंधर फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की तो देश भर में उसकी चर्चा होने लगी। उसी समय देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की लोकप्रियता भी अचानक आसमान छूने लगी। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जिसे ये सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक सोमवार की रात फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर अपनी अगली फिल्म धुरंधर 2 के कुछ सीन्स के लिए डोभाल साहब से असली ऑपरेशन की जानकारी ले रहे थे। लेकिन उसी समय दिल्ली के 5 जनपथ रोड के बाहर 2 संदिग्ध लोग पिछले कई घंटों से चक्कर काट रहे थे। उनके पास एक बैग था और उस बैग के अंदर था 1 किलो RDX। उनका प्लान साफ था, अजीत डोभाल के घर के पास पहुंचकर वो RDX फेंककर एक बड़ा धमाका करना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस आदमी को वे निशाना बना रहे हैं वो देश का सबसे चालाक इंटेलिजेंस मास्टरमाइंड है। डोभाल साहब को इस पूरी साजिश की खबर पहले ही मिल चुकी थी। जैसे ही उनकी बाइक डोभाल के घर के पास आकर रुकी, अचानक अंधेरे से 2 मार्शल कमांडो बिजली की तरह निकले। कुछ ही सेकंड में दोनों संदिग्ध जमीन पर थे और उनका बैग कमांडो के हाथ में। लेकिन ये एक ध्यान भटकाने की चाल थी, क्योंकि असली हमला अभी होना बाकी था। अगले दिन दोपहर 2 बजे अजीत डोभाल को उन अपकमिंग अधिकारियों को संबोधित करना था जो कल देश की रक्षा करने वाले थे। साजिशकर्ताओं ने उसी ऑडिटोरियम के अंदर उन्होंने पहले ही बम फिट कर दिया था और धमाके में सिर्फ 15 घंटे बाकी थे। सुबह के ठीक 10 बजे अजीत डोभाल अपनी गाड़ी से प्रधानमंत्री आवास की तरफ रवाना हुए और उसी समय दूसरी तरफ जहां ऑडिटोरियम में बम लगाया गया था उसकी टाइमिंग लगातार आगे बढ़ रही थी। घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही थी और अब धमाके में 4 घंटे बचे थे। ऑडिटोरियम के बाहर कुछ युवा एस्पिरेंट अधिकारी आना शुरू हो चुके थे। इधर अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें देखते ही कहते हैं, अजीत जी, ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में पता चला? देश का हर नागरिक आपका ऋणी रहेगा। डोभाल हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका देते हैं, लेकिन तभी उनके पर्सनल फोन पर अचानक एक मैसेज आता है और स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, रेड अलर्ट। डोभाल की भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती है, क्योंकि उनके इस निजी नंबर पर कोई अलर्ट नहीं आता था। इस नंबर के बारे में पूरे देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता था, गृह मंत्री अमित शाह। डोभाल तुरंत प्रधानमंत्री से जाने की अनुमति लेते हैं और बिना एक पल गवाए सीधे गृह मंत्रालय की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद गृह मंत्रालय के अंदर एक गुप्त कमरे में सिर्फ 2 लोग बैठे थे, अमित शाह और अजीत डोभाल। अमित शाह धीमी आवाज में कहते हैं, मेरे पास अभी अभी एक मैसेज आया है। और फिर वो अपना फोन डोभाल की तरफ बढ़ाते हैं। स्क्रीन पर लिखा था, हिंदुओं, तुम सब और तुम्हारा इलाज आज से शुरू होगा। आज तुम्हारे एक बहुत बड़े गुर्गे का अंत होगा। डोभाल ने दांत भींच लिए। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई और उसी समय घड़ी की सुई बता रही थी, धमाके में अब सिर्फ 3.5 घंटे बाकी थे। अमित शाह कुछ पल तक फोन की स्क्रीन को देखते रहते हैं, फिर गंभीर आवाज में कहते हैं, अभी हमें ये साफ साफ नहीं पता कि ये मैसेज आखिर किसके बारे में है, लेकिन अगर ये संदेश सीधे मेरे पास आया है तो इसका मतलब साफ है, किसी की जान को गंभीर खतरा है और हमें तुरंत पता लगाना होगा कि आखिर निशाना कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी पर किसी नए हमले की तैयारी हो रही हो। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। अजीत डोभाल बिना एक शब्द बोले सिर हिलाते हैं और फिर तेज कदमों से गृह मंत्रालय से निकलकर सीधे अपने दफ्तर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद अजीत डोभाल के ऑफिस के अंदर एक बेहद गोपनीय बैठक शुरू हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ 3 लोग बैठे थे, अजीत डोभाल, रॉ के चीफ रवि सिन्हा और IB के डायरेक्टर तपन कुमार डेका। रवि सिन्हा धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, सर, एक संभावना ये भी हो सकती है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस की सफलता के बाद आतंकवादी संगठनों में गुस्सा हो और शायद वे बदले की भावना से प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से हमला करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनते ही अजीत डोभाल की आंखें हल्की सी फैल जाती हैं। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप रवि सिन्हा की तरफ देखते रहते हैं, फिर धीमी लेकिन बेहद ठंडी आवाज में कहते हैं, नहीं, इतना बड़ा ऑपरेशन फेल होने के बाद वे लोग इतनी जल्दी प्रधानमंत्री पर दोबारा हमला करने की गलती नहीं करेंगे। उनका टारगेट कोई और है। कमरे में मौजूद दोनों अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं,
अजीत डोभाल अपनी घड़ी की तरफ नजर डालते हैं, फिर शांत स्वर में कहते हैं, मुझे अभी खमानी ऑडिटोरियम की तरफ निकलना होगा। वहाँ मुझे देश के कुछ आने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स को संबोधित करना है। मैं करीब 3 बजे तक वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर अजीत डोभाल अपनी कुर्सी से उठते हैं और कुछ ही क्षणों बाद वो ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। और उसी समय घड़ी की सुई बता रही थी धमाके में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। धमाके से 10 घंटे पहले रात के करीब 4 बजे मुंबई के एक शानदार 5 स्टार होटल में देर रात तक एक भव्य पार्टी चल रही थी, जहां बॉलीवुड की कुछ जानी मानी हस्तियां मौजूद थी और उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो ऊपर से तो बिजनेसमैन या सोशल सर्कल के लोग लग रहे थे, लेकिन असल में वे कुछ बैन किए गए मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए थे। कमरे में तेज म्यूजिक बज रहा था, टेबलों पर महंगी शराब की बोतलें सजी थीं और हर तरफ जाम टकरा रहे थे। लेकिन उस पार्टी के माहौल में एक अजीब सी कड़वाहट भी घुली हुई थी, क्योंकि वहाँ मौजूद कुछ लोग धुरंधर फिल्म के हिट होने से बेहद दुखी और गुस्से में थे और उसी गुस्से में शराब पर शराब चढ़ाई जा रही थी। उसी भीड़ के बीच एक 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में भी एक गिलास था, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा था। उसकी आंखें लगातार कमरे में इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो और उसके कान आसपास हो रही हर बातचीत पर लगे हुए थे। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर जाती है, जहाँ कुछ लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे और उनमें से कई लोग शराब के नशे में पूरी तरह डूब चुके थे। उसी भीड़ में खड़ा एक आदमी जो बॉलीवुड की दुनिया का एक काफी मशहूर चेहरा था, लड़खड़ाती आवाज में बोल रहा था, मकसद पूरा हुआ अनीस भाई। ये सुनते ही उस हट्टे कट्टे आदमी के कान खड़े हो जाते हैं। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है, हाथ में पकड़े गिलास को होठों तक ले जाकर शराब पीने का नाटक करता है और उनके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो जाता है ताकि उनकी हर बात साफ साफ सुन सके। तभी अनीस नाम का आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाई, कल दोपहर में कुछ ऐसा होगा जिसे हिंदुस्तान की नस्लें सालों तक याद रखेंगी। ये सुनकर उस हट्टे कट्टे आदमी की भौहें तन जाती हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आने देता, बस चुपचाप खड़ा रहकर उनकी हर बात ध्यान से सुनता रहता है। कुछ ही पल बाद अनीस उस बॉलीवुड वाले आदमी की तरफ झुककर धीमी आवाज में कहता है, जनाब पैसे लाए हैं, आपका काम कल दोपहर में पूरा हो जाएगा। ये सुनते ही वो बॉलीवुड का आदमी अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकता है और नीचे रखा हुआ एक भारी बैग उठाकर टेबल पर रख देता है। बैग की चेन खुलती है और अंदर नोटों की गड्डियां चमक उठती हैं। पूरा 1 करोड़, वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है। टेबल के आसपास खड़े बाकी लोग नशे में झूमते हुए हंसने लगते हैं, लेकिन अनीस बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए बैग को बंद करता है, उसे उठाता है और आराम से होटल से बाहर निकलने लगता है। वो हट्टा कट्टा आदमी भी चुपचाप कुछ सेकंड बाद होटल के बाहर निकल आता है। अनीस अपनी कार में बैठता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। कुछ दूरी पर खड़ी एक दूसरी गाड़ी में बैठकर वो हट्टा कट्टा आदमी भी उसके पीछे निकल पड़ता है। वो गाड़ी चलाते हुए अपने फोन से एक नंबर डायल करता है। उधर दिल्ली में अजीत डोभाल का फोन बजता है। समय था सुबह के 5 बजे। डोभाल फोन उठाते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, हाँ विक्रम। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर धमाका दिल्ली में कल दोपहर होने वाला है, अभी तक इतना ही कंफर्म हुआ है। मैं आगे की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस हट्टे कट्टे आदमी ने ये फोन किया था वो कोई आम आदमी नहीं था, उसका नाम था विक्रम प्रताप सिंह, वही अधिकारी जिसने ऑपरेशन ऑक्टोपस को लीड किया था। दरअसल पिछली रात जब अजीत डोभाल के घर के पास धमाके की कोशिश हुई थी, तभी उन्हें शक हो गया था कि मामला सिर्फ एक छोटी साजिश का नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। और इसी शक के आधार पर उन्होंने बिना किसी को बताए चुपचाप एक नया मिशन शुरू कर दिया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2। अनीस की गाड़ी दिल्ली के शाहीन बाग की एक तंग गली में आकर रुकती है। पीछे विक्रम पहले ही अपनी टीम को एक्टिवेट कर चुका था और दूसरी तरफ अजीत डोभाल अपने घर से पूरे ऑपरेशन को गाइड कर रहे थे। समय था सुबह के 6 बजे और धमाके में अब सिर्फ 8 घंटे बाकी थे। अजीत डोभाल बक्स के जरिए विक्रम से बात कर रहे थे। विक्रम, ध्यान से सुनो, अनीस जैसे ही किसी घर में घुसने की कोशिश करे, टीम उसे उससे पहले ही पकड़ लेगी
और तुरंत वहाँ से ले जाएगी। उसके बाद पैसों का बैग लेकर सिर्फ तुम उस घर के अंदर जाओगे, जैसे कि डील अभी भी जारी है। विक्रम तुरंत जवाब देता है, जी सर। उधर अजीत डोभाल अपने कमरे में बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे और पूरी साजिश की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो मन ही मन घटनाओं को जोड़ रहे थे। शाम 10 बजे मेरे घर पर हमला, धुरंधर फिल्म की सफलता, बॉलीवुड की पार्टी, उसमें पीएफआई जैसे बैन किए गए संगठनों के लोग भी मौजूद, और हमला दोपहर में होना है। डोभाल की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो धीरे से खुद से कहते हैं, कहीं ये हमला मुझ पर ही तो नहीं होने वाला, खमानी ऑडिटोरियम में। डोभाल तुरंत कुछ अधिकारियों को खमानी ऑडिटोरियम भेजते हैं और वहाँ पूरे इलाके में बम की तलाश करने का आदेश देते हैं। कुछ ही देर बाद अधिकारियों की एक टीम ऑडिटोरियम पहुँचती है और हर कोना खंगालना शुरू कर देती है, लेकिन काफी देर तक जांच करने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई बम नहीं मिलता। एक अधिकारी फोन पर अजीत डोभाल को जानकारी देता है, सर यहाँ बम नहीं है। घड़ी की सुई अब सुबह के 8 बजे दिखा रही थी और धमाके में अब सिर्फ 6 घंटे बाकी थे। उधर जैसे ही अनीस उस घर में घुसने की कोशिश करता है, ऑक्टोपस टीम के कुछ लोग जो पहले से ही सादी वेशभूषा में वहाँ मौजूद थे, उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाते हैं। विक्रम तुरंत अजीत डोभाल को जानकारी देता है, सर अनीस को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब मैं पैसों का बैग लेकर घर के अंदर जा रहा हूँ। डोभाल जवाब देते हैं, ठीक है विक्रम, मुझे कुछ देर में पीएम आवास की तरफ निकलना है, तुम हर खबर मुझे देते रहना। विक्रम, जी सर। विक्रम पैसों का बैग लेकर घर के अंदर घुस जाता है। अंदर 2 लोग बैठे थे। विक्रम उनमें से एक आदमी को देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का एक जाना माना रिटायर्ड अधिकारी आदिल अकरम था। विक्रम के अंदर गुस्सा उबल पड़ता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने देता और शांति से पैसों का बैग उनके सामने रख देता है। आदिल पूछता है, अनीस भाईजान नहीं है? विक्रम जवाब देता है, नहीं, वो एक दूसरे काम में मसरूफ है, मुझे पैसों का बैग लेकर भेजा है। आदिल और उसका साथी बैग खोलकर पैसे चेक करते हैं और नोटों की गड्डियां देखकर खुश हो जाते हैं। विक्रम बातचीत आगे बढ़ाते हुए कहता है, अनीस भाई ने कहा था अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मदद करना, और आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पहले कभी नहीं देखा। आदिल मुस्कुराकर कहता है, ये है जनाब हसन मलिक, पाकिस्तान के टीटीपी ग्रुप से। और हसन हंसते हुए कहता है, और ये है आदिल, दिल्ली पुलिस से। ये सुनकर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। समय हो चुका था, दोपहर 12 बजे और धमाके में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। विक्रम धीरे से पूछता है, जनाब बम तो सही जगह लगाया है ना? क्योंकि अजीत डोभाल बहुत चालाक आदमी है। उसने अभी कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर होने वाला हमला रोक दिया था। आदिल मुस्कुराकर कहता है, इसीलिए तो इस बार हमने सबसे पहले अजीत डोभाल को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाई है। आज दोपहर 2 बजे उसका एक ऑडिटोरियम में भाषण है, वहीं उसका काम तमाम होगा। ये सुनकर विक्रम के दिमाग में जैसे घंटी बज जाती है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है। विक्रम कहता है, लेकिन वहाँ तो हाई सिक्योरिटी होती है, वहाँ बम लगाना तो नामुमकिन है। तभी आदिल कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर विक्रम का दिमाग हिल जाता है। विक्रम तुरंत मौका देखकर अपनी टीम को संकेत देता है। कुछ ही सेकंड में टीम अंदर घुसती है और दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विक्रम बिना समय गवाए तुरंत ऑडिटोरियम की तरफ निकल पड़ता है। समय था 12:30 बजे और धमाके में अब सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट बाकी था। इधर अजीत डोभाल रॉ चीफ और आईबी डायरेक्टर से बात करने के बाद सीधे ऑडिटोरियम की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते भर उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, बम ऑडिटोरियम में ही है, लेकिन अगर बम मिला नहीं तो आखिर वो है कहाँ? तभी अचानक विक्रम का फोन आता है, सर आप ऑडिटोरियम मत जाइए, बम ऑडिटोरियम में ही है। डोभाल तुरंत जवाब देते हैं, ये तो मुझे भी पता है कि बम ऑडिटोरियम में है, लेकिन कहाँ है ये अभी तक पता नहीं चला। तभी विक्रम जल्दी से कहता है, सर जो ऑफिसर्स आज की स्पीच में आने वाले हैं उनमें से 5 लोग असल में पाकिस्तानी हैं,
लेकिन वे भारतीय पुलिस अधिकारी की यूनिफॉर्म पहनकर अंदर बैठे हैं और उनके कपड़ों के अंदर ही बम फिट किया गया है। जैसे ही वो ब्लास्ट होगा, उसका असर सिर्फ ऑडिटोरियम तक नहीं, पूरी दिल्ली तक जाएगा। एक पल के लिए फोन के उस पार सन्नाटा छा जाता है। अजीत डोभाल के माथे पर पहली बार पसीने की बूंदें दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हैं और कहते हैं, मैं ऑडिटोरियम जा रहा हूँ, तुम तुरंत बम डिस्पोजल एक्सपर्ट टीम लेकर पहुंचो। समय था 1:30। कुछ ही मिनटों बाद अजीत डोभाल ऑडिटोरियम पहुंच चुके थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, भीड़ में बैठे उन 5 आतंकियों को कैसे पहचाना जाए। समय 1:45 और धमाके में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। ऑडिटोरियम के अंदर सभी अधिकारी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। डोभाल धीरे से कुछ अफसरों को इशारा करते हैं और अगले ही पल कई अफसर चुपचाप ऑडिटोरियम के अलग अलग कोनों में खड़े हो जाते हैं। फिर अजीत डोभाल तय समय से 15 मिनट पहले ही मंच पर पहुंच जाते हैं। उधर विक्रम भी बम डिस्पोजल टीम को लेकर ऑडिटोरियम में पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि डोभाल आखिर करने क्या वाले हैं। अजीत डोभाल मंच पर खड़े होते हैं, लेकिन बोलना शुरू करने से पहले उनकी नजर पूरे ऑडिटोरियम पर घूमती है। फिर वो माइक पर धीरे से कहते हैं, दोस्तों, किसी भी सुरक्षा ऑपरेशन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? जब हम ये मान लेते हैं कि दुश्मन हमसे कम चालाक है। ऑडिटोरियम में हल्की खामोशी छा जाती है। डोभाल आगे कहते हैं, इसलिए आज का संबोधन शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा सिक्योरिटी ड्रिल करेंगे। कुछ अधिकारी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। डोभाल अचानक कहते हैं, अभी इसी वक्त ऑडिटोरियम की सभी लाइट्स बंद कर दी जाए। अचानक पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ मंच पर हल्की इमरजेंसी लाइट जल रही थी। उधर विक्रम के कान में लगे ईयरपीस में डोभाल की आवाज आती है, विक्रम, अभी। उसी पल विक्रम अपनी जेब से एक छोटा RF सिग्नल स्कैनर ऑन करता है। जैसे ही हॉल अंधेरा हुआ, स्कैनर पर 5 तेज रेड सिग्नल चमकने लगते हैं, क्योंकि बम के डिटोनेटर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक्टिव थे। अब साफ हो चुका था, 5 बम कहाँ बैठे हैं। विक्रम धीरे से फुसफुसाता है, टारगेट कंफर्म, 5। अगले ही सेकंड ऑक्टोपस टीम के 5 सदस्य अंधेरे में ही तेजी से आगे बढ़ते हैं और अचानक 5 आतंकियों के हाथ पीछे से जकड़ लिए जाते हैं। पूरा ऑडिटोरियम अभी भी अंधेरे में था। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। तभी लाइट्स वापस जलती है और सामने 5 पाकिस्तानी आतंकी जमीन पर दबोचे जा चुके थे। समय बचा था सिर्फ 4 मिनट। बम डिस्पोजल टीम दौड़ कर आती है और उनके कपड़ों के अंदर फिट बम के तार काट देती है। खतरा टल चुका था और एक बार फिर अजीत डोभाल ने अपनी चालाकी से मौत को मात दे दी थी।